नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। चीन में संक्रमण की नई लहर से दुनिया को फिर से खतरे के लिए सचेत कर दिया है। चीन की भयावह तस्वीरें लोग रोज देख रहे हैं और पड़ोस में होने के कारण यह खतरा भारत के लिए कुछ ज्यादा ही है। भारत सरकार और यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस को तो मास्क पहनना भी योगी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। आज शाम सीएम योगी एक अहम बैठक भी करेंगे। आज खबर विशेष में बात करेंगे कोरोना के कहर की। चीन के हालातों को देखते हुए भारत कितना तैयार है, वहीं डॉक्टरों के पैनल से बात करेंगे और कैसे चीन में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है और भारत हराने को तैयार। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज दोपहर 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 164 नए केस सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 मौतें महाराष्ट्र और 1 मौत दिल्ली में हुई है। बाकी की 6 मौतें केरल में हुई हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 4,46,77,903 हो गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 4,41,30,223 है। एहतियात बरतते हुए लखनऊ पीजीआई के निदेशक ने मरीजों और तीमारदारों को मास्क होने पर ही एंट्री के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार ने नेजल ड्रॉप को अनुमति दी है, जिसके बाद वैक्सीन या बूस्टर डोज की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग यूपी के कानपुर में हुई थी। प्रिंसिपल इन्विजिलेटर डॉक्टर जयेश कुशवाहा से बातचीत की है संवाददाता अनुराग ने। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच में भारत सरकार ने नेजल बूस्टर ड्रॉप को अनुमति अभी दे दी है। अगर हम कानपुर की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानपुर एक ऐसा शहर था जहां पर नेजल बूस्टर डोज का टेस्टिंग हुई थी। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयेश कुशवाहा, जिनकी पूरी देखरेख में ये पूरी टेस्टिंग की गई थी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो नेजल बूस्टर है ये वैक्सीन बूस्टर से किस तरह से अलग है? देखिए, ऐसा है कि ये भी एक वैक्सीन है, ये नेजल वैक्सीन है और इसका एडवांटेज ये है कि एक तो 2-2 ड्रॉप्स डाली जाएंगी, तो इंजेक्शन का फोबिया खत्म हो गया। 2 ड्रॉप नाक में, इसमें 2 उसमें, काम खत्म। जैसे कि पोलियो में होता है, तो बहुत आसान हो गया। दूसरी बात, रूट ऑफ एंट्री ऑफ वायरस, जो कोविड वायरस जाता है इसी नाक से, नेजल उससे, नॉस्ट्रिल से, तो उसको आप टैकल कर रहे हैं। तीसरा क्या है कि आप रूट ऑफ ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो आप एंट्री ऑफ वायरस को रोक रहे हैं और ट्रांसमिशन को भी रोक रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जहां तक बूस्टर डोज का सवाल ये है, इसकी 86% के आसपास इसमें एंटीबॉडीज बनी थी, जो कि कंपेरेबल है इंजेक्टेबल से। तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब नेजल से ड्रॉप जाती है बूस्टर की या वैक्सीन की, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है बजाय उसके जो कि इंजेक्शन से होती है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट, कानपुर। यूपी में पुलिस वालों को ड्यूटी पर मास्क लगाना जरूरी हो गया और ऐसा विभाग ने निर्देश दिया है। आज पहला दिन है। कितना हो रहा है निर्देश का पालन, लखनऊ से जाना है संवाददाता अविनाश सिंह ने। कोविड के नए खतरे को देखते हुए यूपी में तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में एडीजी की तरफ से प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों को यह निर्देशित किया गया है कि जब वे ड्यूटी पर हों तो मास्क का इस्तेमाल करें। हालांकि देखा जाए तो आज पहला दिन है, लेकिन अब सरकार इसे सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। खासतौर पर अगर हम पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, तो उन्हें अब निर्देशित किया गया है कि जब वे ड्यूटी पर हों और काम पर हों तो वे मास्क का इस्तेमाल करें। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सभी जो संबंधित विभाग हैं उनको ये निर्देशित किया गया था कि मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी जरूरी कदम है इस नए वेरिएंट को रोकने के लिए वो सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इससे पहले जब कोविड का खतरा मंडराया था उस वक्त स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मियों के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी देखी गई थी। वैसे में माना जा रहा है कि अब चूंकि सख्ती के साथ पूरे प्रदेश में सरकार मास्क को एक बार फिर से अनिवार्य करने जा रही है,
उसी कड़ी में चाहे हम स्वास्थ्य महकमे की बात करें या फिर पुलिस महकमे की बात करें, इन दोनों विभागों की तरफ से अपने कर्मचारियों, अपने कर्मियों को ये निर्देशित किया गया है कि जब वे काम पर हों तो मास्क लगाना ना भूलें। वीडियो न्यूज विकाम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा कैसे कोरोना के आने से पहले सरकार सजग नजर आ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते। डॉक्टर के पांडे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर मनोज कुमार वरिष्ठ हृदय विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर के पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि कोविड की एक और नए वेरिएंट के सामने आने के बाद, जिसका नाम BF7 है, और उसके बाद लोग कहीं ना कहीं चौकन्ने से हैं, परेशान से, क्योंकि एक बहुत बड़ी लहर हमने देखी है, एक बहुत बड़ा लॉस पूरे भारत को मिल चुका है। देखिए, ये जो BF7 वेरिएंट है, इससे सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। अपने आप को फिर से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है। भीड़ भरी जगहों पे मास्क पहनना है। पार्टी वगैरह अगर ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश करें न करें और सावधानी बरतें अपने घर में, खासतौर से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवा लेनी चाहिए बूस्टर डोज की, और खास करके जो हाई रिस्क लोग हैं, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर के पेशेंट ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे और बूढ़े, इन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं या जनता ये सोच रही है कि जो चीन वाली हालत है वो हिंदुस्तान में फिर से आएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन सावधानी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सावधान रहने की हमें कोई जरूरत है पूरी, क्योंकि ये नया वेरिएंट जो है चाइना में काफी कहर मचा रहा है। लेकिन ये ऐसी उम्मीद हिंदुस्तान में नहीं है। उसके 2-3 वजह हैं। एक वजह ये है कि चाइना में देखिए जो वहां की वैक्सीन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि उसके कोई जो कैसे उन्होंने टेस्टिंग करी, क्या किया, उसका कोई भी डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। जबकि हमारी हिंदुस्तान की वैक्सीन है करीब 80% से ज्यादा इफेक्टिव रही है, और जो फाइजर और मॉडर्ना की 90% से ऊपर रही है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी है, मतलब जनता में जो हमारे यहाँ लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट नहीं लगा था, या बीच में लोग बीमारी भी चल रही है, साथ में घूम फिर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जिससे लोगों में जनरल पब्लिक जो है जिनको वैक्सीन नहीं भी लगी है उनको, या जो वैक्सीन लगी है उनको भी हर्ड इम्यूनिटी आती है कि शरीर के अंदर उनकी प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मल नेचुरल रूप में आ जाती है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में ऐसा होने का चांस नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे 4-5 केसेस जो मिले हिंदुस्तान में BF7 के, देखिए पहला केस जुलाई में मिला था, दूसरा अक्टूबर में मिला था, और यहाँ जो भी केस मिले सारे ठीक हो गए। तो जुलाई वाले केस अगर ऐसा ही होना होता तो बहुत तेजी से फैल के अभी तक बहुत कुछ हो गया होता। अक्टूबर में गुजरात में मिला था जो केस मिला था, तो हमारे यहाँ जो भी केस मिले थे सारे ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार उसका नहीं हुआ, बहुत लोग बीमार नहीं पड़े, या कोई उसकी किसी की मौत नहीं हुई, तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन की स्थिति को देखते हुए, इस बीमारी के एक जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए कि बीमारी में नया वायरस कभी भी म्यूटेट कर सकता है, नया कुछ आ सकता है, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आऊंगा। वैसे जैसे डॉक्टर के कह रहे हैं कि ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। डरे ना, वो एक सब हर कोई चाहे कि कोई डरे ना, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी एक बहुत बड़ा नुकसान हम उठा चुके हैं। हालांकि भारत की जो एक लड़ने की क्षमता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने बढ़ाई है वैक्सीन के जरिए, वो वाकई काबिल तारीफ रही है। जी, मैं डॉक्टर पांडे की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये पैनिक मोमेंट नहीं होना चाहिए, बट निश्चित तौर पे कहीं भी कोई आपको लापरवाही नहीं करनी है। देखिए, BF.7 इतना तो प्रूवन है कि बहुत रैपिडली स्प्रेड होने वाला स्ट्रेन है। इसकी जो R0 वैल्यू है 10 से 18.6 तक है, बहुत शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, चाइना में वो जो पॉपुलेशन था जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, और जैसा डॉक्टर पांडे ने बताया कि उनकी जो वैक्सीन है साइनोवैक बायोटेक की जो कोरोना वैक, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे कोवैक्सीन कोविशील्ड से। और एक आज आपके माध्यम से मैं दर्शकों के साथ
एक बात और शेयर करूंगा कि भारत सरकार ने जो अभी नेजल वैक्सीन को आज सुबह मान्यता दी है, तो 220 करोड़ डोज हमारे यहाँ लगे हुए हैं। दोनों रोबस्ट वैक्सीन है, रोबस्ट डेटा है। चाइना का जो डेटा होता है ना तो ट्रांसपेरेंट होता है, ना तो रिलायबल होता है। अब जो नेजल वैक्सीन आएगी उससे और एक फायदा हमारे यहाँ क्या होगा कि जो बूस्टर, हेटेरोलोगस बूस्टर के लिए इसको यूज किया जाएगा, और ये जो जिससे भारत बायोटेक की बनी हुई जो ये वैक्सीन है, ये जो है इनकोवैक जो नाम दिया है इन्होंने, इसमें क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि बिना निडल के आपको बूस्टर डोज मिल जाएगा। बूस्टर डोज हमारे यहाँ 30% लोगों को मिला है, तो ये एक समझिए और एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि जितने भी जो लोग अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिए हैं, निश्चित तौर पे देखिए बूस्टर डोज आपको प्रिवेंट करेगा सीवियर डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन का, BF.7 वेरिएंट से भी करेगा। क्या होगा स्वरूप इस लहर का, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, बट मैं डॉक्टर पांडे से 100% सहमत हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो एडहेरेंस है, जो आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, आपको बूस्टर डोज जो लगवाने हैं, उसमें कोई कोताही नहीं करिए। डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है, बट मास्क मुझे लगता है कि दिस इज अगेन ए टाइम टू वेयर मास्क। आपको मास्क पहनना चाहिए। भीड़ भाड़ की डॉक्टर मनोज, आप हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं। सवाल आपसे यही है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है, कितना प्रभाव आम रोगियों की अपेक्षा जो हार्ट पेशेंट हैं उनके ऊपर डालता है कोविड? जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोविड से हम लोग इसलिए भी डरते हैं कि इवन माइल्ड कोविड भी होता है, उसमें जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। 1.5 लाख पेशेंट का डेटा है यूनाइटेड स्टेट्स से, उसमें देखा गया है कि हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए। तो एक तो कोविड की वजह से हृदय रोग होता है, और खास करके जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं, जिनका हार्ट का फंक्शन कम है, जिनको एंजाइना हो रहा है, जिनकी पहले बाईपास सर्जरी हुई है, जिनकी आपको स्टैंट लगे हुए हैं, इन लोगों के मॉर्टिलिटी जो होती है, इनमें मृत्यु दर जो है कोविड-19 का ज्यादा होता है। तो निश्चित तौर पे इनको बहुत सावधानी की जरूरत है। इनको अपने सारे दवाई टाइम से लेते रहने चाहिए, और खास करके जब विंटर का समय होता है तो ऐसे भी ब्लड प्रेशर वगैरह की जो दवा होती है उसकी डोज जो है उसको टाइट्रेट करने की जरूरत होती है, बढ़ाने की जरूरत होती है। तो मेरा उन लोगों से ये खास करके है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक को बंद रखें। पानी का जो कंजम्पशन जिनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि इतना ही पानी पीना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं उसको, उनको पानी का रखना चाहिए अपना ख्याल, और उनको जरूर बूस्टर डोज लगाना चाहिए। देखिए बूस्टर डोज जो है, मानता हूं मैं कि BF.7 जो है वो इम्यूनिटी को इवेड कर जाता है या उसको सरपास कर जाता है, बट निश्चित तौर पे बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन का इतना तो रोल है कि सीवियर डिजीज और मौत का आंकड़ा इससे कम होता है। तो जो लोग ये इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं या जो प्रायर हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल, बूस्टर डोज जरूर लगवाना चाहिए। मैं वापस आपके पास आऊंगा। लगातार हर एक अपडेट कोविड के इस नए वेरिएंट के बारे में हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। डॉक्टर के पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही कि जो एक कोई भी बीमारी इस तरीके की आती है, कोई भी महामारी आती है, तो उसके बारे में जो अफवाहें होती हैं, अफवाहों का बाजार जो गर्म होता है, उससे लोग और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं। पुराने अब से पहले जब कोविड की वेव थी, उसमें जो मौतों का आंकड़ा था, उसमें एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो सिर्फ डर की वजह से उनको इससे इफेक्ट होना पड़ा था। देखिए, आज की तारीख में अगर कोई आदमी कहता है कि हम अफवाहों से प्रभावित हो गए, तो उसकी इंसान की गलती है, क्योंकि मीडिया इतना अच्छा काम कर रहा है और आप लोग इतना ज्यादा एक्टिव हैं, सारे एक्टिव लाइव प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें कि हम दर्शकों के सवाल भी लेते हैं, हर जगह की हर तरह की जो उनको चिंता है आप लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं, हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारे चैनल्स कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिए। दूसरी चीज में एक दो चीजें और बताना चाहूंगा जो जनता को ध्यान देना चाहिए कि एक तो ये है कि वैक्सीन लगवाना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है। ये बीमारी सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, जैसे डॉक्टर बता रहे थे, हार्ट पे बहुत असर होता है, और सिर्फ हार्ट पे नहीं, शरीर की हर सेल पे इसका असर होता है जी। पूरे शरीर में इसका कहाँ पे असर होगा अभी बताना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, अपने आप को हर हाल में बचा के रखें। चाहे माइल्ड डिजीज है, उस आदमी को भी बाद में कितनी दिक्कत आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बस उनको जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि हमें एडवांस में पता लगे
कि जी। कितना कौन सा नया जीनोम आया नहीं आया है, और अगले 2-4 हफ्ते की बात है, इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जी। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधानी जी अत्यंत बिल्कुल, आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सावधानी अत्यंत आवश्यक है। वापस आपके पास आएंगे। डॉक्टर प्रकाश खेतान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। डॉक्टर प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैं देख रहा था, चीन की एक खबर थी जिसमें कुछ कोविड पेशेंट हैं, उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनकी जबान जो है वो काली हो गई है, मसूड़े जो है वो काले हो गए। तो ये BF7 आखिर कितना अलग है, क्या कुछ इसमें सत्ता है? डॉक्टर प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। मैं सवाल दोहराऊं या आपने सुना? हाँ, आपने बोला, मैं सुना। जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश, मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूं। चीन की एक मैंने खबर देखी थी जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति है जिसकी जुबान मसूड़े जो है वो काले हो गए हैं कोविड संक्रमित होने के बाद। तो कितनी सत्यता है इसमें? और BF7 जो एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, क्या वाकई उसमें ऐसा होता है? देखिए, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस एक बीमारी होती है, फंगल इन्फेक्शन कोविड में, जी। जिसमें हम लोगों ने अपने यहाँ भी कोरोना में देखा था कि जब इम्यूनिटी का लेवल कम हो जाता है काफी, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काफी, उसमें म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का फंगस होता है जी। जो ये सब सारी बीमारियां करता है। तो इट वाज अ नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोना वायरस व्हेन immunity of the person get very low. Similar thing happens in the China also. बिल्कुल, तो चीन में भी इस तरीके की जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर प्रकाश, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आऊंगा। अगर हम देखें तो अलग अलग वेरिएंट इसके सामने आ रहे हैं, अपडेटेड होकर आ रहे हैं, और लोग बचने की कोशिश भी करते हैं, एक बार ऊब भी जाते हैं, प्रभावित भी होते हैं। आखिर कब तक ऐसा रहेगा, और क्या ये एक हमारे जीवन की सतत प्रक्रिया में शामिल हो गया है? जी, अभी तो इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे डिजीजेज हैं जो इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं, जो इसी तरीके से एपिडेमिक बन के आए थे और अभी तक परसिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो H1N1 इन्फ्लुएंजा हो या तरह तरह के जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस थे। तो ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, हो सकता है किसी पार्ट को ज्यादा इफेक्ट करेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मेन जो चीजें मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोविड को कभी भी कॉमन कोल्ड की तरह या साधारण फ्लू की तरह मत सोचें, क्योंकि इसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं। स्पेशली बीइंग ए हार्ट स्पेशलिस्ट, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो कोविड है, जैसा डॉक्टर पांडे भी बोल रहे थे कि लंग्स कोविड निमोनिया के अलावा ये पूरे शरीर के धमनी और सिराओं को छील देता है, उसकी जो लाइनिंग है उसको डैमेज करता है, तो जिसके वजह से वाइड स्प्रेड मतलब पूरे शरीर में क्लॉट या थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो जाती है। तो हमें डरना है लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशन से। और भी कई तरह के आपने देखे होंगे, नॉन स्पेसिफिक हार्ट रेट फास्ट होना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें परसिस्ट करती है लॉन्ग कोविड में। तो मुझे लगता है कि अभी कहना थोड़ा मुश्किल है कि कितने दिन चलेगा, बट हो सकता है कि ये इंडेमिक फॉर्म में, इंडेमिक फॉर्म का मतलब होता है कि जगह जगह कुछ स्पोराडिक केसेस मिलते रहेंगे। अभी तो ये ओमिक्रॉन जब से आया, ओमिक्रॉन के इतने सारे वेरिएंट आए हैं, और ओमिक्रॉन जो है बहुत डेंजरस तो नहीं है, बहुत ज्यादा हाई मृत्यु दर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे काफी इन्फेक्टिव वायरस है। और ओमिक्रॉन का खास करके ये वेरिएंट BF.7 तो खैर बहुत ज्यादा कहिए कि रैपिडली स्प्रेड करने वाला वायरस है। हो सकता है कि इम्यूनिटी, बट चूंकि इम्यूनिटी भी पूरे बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करती नहीं है, 6 से 8 महीने में खत्म हो जाती है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन की हो, चाहे आप इसके वैक्सीन इंड्यूस हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बार बार आपको बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़े, बट दिनों दिन जैसा देखते हैं कि वायरस की जो मॉडिफिकेशन होती है, जो वायरस में बदलाव होता है, उसमें सर्वाइवल की ज्यादा कोशिश होती है, बिल्कुल लोगों को होस्ट को मारने की कम कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें BF.7 में मॉर्टेलिटी या मृत्यु दर कम रहेगा।
बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। तो कुछ सवाल जो लोगों के जहन में इस वक्त उठ रहे हैं, वो सवाल भी हम आपको दिखाते हैं और उन सवालों के जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि पिछली लहर में कोरोना अगर हो चुका है तो इस बार कैसे बचा जाए, और दूसरी लहर में जिस तरीके से बूस्टर डोज न लेने पर आखिर कितना खतरा है। अगर आप बूस्टर डोज नहीं लेते तो आखिर कितना खतरा आपको है, और दोबारा कोविड होने पर आपके लिए कितना खतरनाक है, ये का बड़ा सवाल है। डॉक्टर के पांडे, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार अगर कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर असर डालता है, और अगर दोबारा वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उससे कैसे बचा जाए, कैसे वो कोविड से लड़े? देखिए, अगर संक्रमित हो चुका है तो जो उसकी इम्यूनिटी थी वो थोड़ी होती है, वैक्सीन से भी इम्यूनिटी आती है, लेकिन इन वायरसेज में खासतौर से BF7 जो आया है, इसकी खास बात यह है कि ये इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है। जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है, जो पहले बीमार हो चुके उनकी भी और जो वैक्सीनेटेड है उनकी भी, जो कि डॉक्टर बता रहे थे कि 6-8 महीने में 9 महीने में वैक्सीन की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये दोनों चीजें होते हुए सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि इस वायरस से आप फिर से बीमार न हो जाए, तो वो बचना जरूरी है। इसीलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एकमात्र चारा है, और वहां पे जहां वैक्सीन लगाना जरूरी है, बूस्टर डोज जल्द से जल्द लगवाएं। जी बिल्कुल, बूस्टर डोज लगवाना बेहद आवश्यक है। डॉक्टर खेतान, मैं आपके पास आऊंगा, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल आपसे यही है कि जो अब निजल के जरिए, जो ड्रॉप के जरिए वैक्सीन दी जाएगी, वो कितनी प्रभावी है, क्या फर्क है और क्या फायदा है? पहली बात तो मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि चाइना में जो वायरस आ रहा है उसके बारे में हम लोगों को अभी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि वायरस का कौन सा वेरिएंट है, कि उसकी जीनोमिक सीक्वेंस क्या है, उसका R0 कितना है। बस हम इतना जान रहे हैं कि चाइना में महामारी फैली हुई है, चाइना में म्यूकोरमाइकोसिस हो रही है, चाइना में बहुत ज्यादा डेथ हो रही है, लेकिन राइट नाउ वी आर नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द सो कॉल्ड वायरस। दूसरी बात, अगर हम जेनेटिक सीक्वेंस नहीं जान रहे हैं तो हमने म्यूटेशन कहां पे हुआ, किस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में म्यूटेशन हुआ, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहां पे है उसका, जब तक ये सब चीज आंकड़े हमारे पास नहीं आएंगे तो बूस्टर डोज जो हम पिछली कोरोना वायरस का ले रहे थे SARS-CoV-2 का, उसके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर और इसमें क्या अंतर है, जब तक ये चीज पता नहीं लगेगी तो बूस्टर डोज के बारे में बोलना बड़ा ही ये अस्वाभाविक क्वेश्चन है कि हम अभी कैसे बताएं इस चीज को कि बूस्टर डोज कितना काम करेगी और इम्यूनिटी का कवरेज कितना है। जी बिल्कुल। तो कोविड के खतरे को देखते हुए आज लखनऊ में सीएम योगी ने शाम 6 बजे के करीब अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कोविड से लड़ने की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। इस पर हम अपने रिपोर्टर पवन सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी की बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। पवन सिंह सेंगर ने बातचीत की है, तैयारियों को लेकर समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने 6:30 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोविड को लेकर चर्चा होगी, आदेश निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तमाम सारी पॉलिसीज, तमाम सारी कोविड प्रोटोकॉल के लेकर के आदेश जारी करेंगे। इसमें सभी बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री सहित कोविड से जुड़े हुए एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केवल कोविड ही नहीं बल्कि शीतलहर से जो उत्तर प्रदेश में परेशानियां हो रही हैं उसको ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। मसलन 1 घंटे से ज्यादा ये चलने वाली बैठक, इसमें खास तौर से कोविड को विशेष ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। एक दो तीन ग्लोरी करे टोटल